हेलो फ्रेंड्स, मैं योगेंद्र आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल ट्रस्टेड टीम ग्रुप में स्वागत करता हूं। आज हम चर्चा करेंगे एक ऐसे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में जो हमारे यूपीएससी, यूपीपीसीएस, यूपी ट्रिपल एससी और भी बहुत सारे जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हैं उसमें इससे संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं। आज हम बात करेंगे सरकार के अंग के बारे में। सरकार के कौन कौन से अंग हैं और वह किस तरह से हमारे लिए उपयोगी हैं और वह क्या क्या कार्य करते हैं, इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। सर्वप्रथम हम बात करेंगे सरकार के अंग के बारे में। सरकार के 3 अंग हैं। नंबर 1 हमारा है व्यवस्थापिका, जिसे हम विधायिका भी कहते हैं। दूसरा है हमारा कार्यपालिका और तीसरा है हमारा न्यायपालिका। हम सबसे पहले अगर जो बात करेंगे वो बात करेंगे व्यवस्थापिका यानी कि विधायिका की। क्या है ये विधायिका, क्या है व्यवस्थापिका? सीधे शब्दों में अगर हम समझे तो देखिए, आपको यहाँ पे नाम से ही समझ में आ रहा है व्यवस्थापिका, जो व्यवस्था देखता हो, जो हमारी व्यवस्था को देखता हो। इसका सीधा सा मतलब है कि सरकार के अंग हैं ये, यानी कि सरकार का जो व्यवस्था देखता हो, जो हमारे राष्ट्र का व्यवस्था देखता हो, उसे हम व्यवस्थापिका कहते हैं या विधायिका कहते हैं। व्यवस्था कैसा, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। विधायिका या विधानमंडल भी उसे कहा जाता है। यहाँ पे एक छोटी सी और बात बता दें, व्यवस्थापिका जो हमारी है यानी कि विधायिका जो हमारी है, इसका काम जो होता है वह होता है, एक वर्ड में अगर जानेंगे, जैसे यूपी टेट के लिए जो प्रश्न पूछे जाते हैं वहाँ पर भी आता है प्रश्न, यूपी पेट के लिए भी आता है, वहाँ पे पूछा जाता है कि व्यवस्थापिका के क्या कार्य हैं। तो व्यवस्थापिका के कार्य होते हैं कानूनों को बनाना, निर्माण, जो नीति हमारी है, जो हमारी विधि है, उसका निर्माण करना। विधायिका क्या काम करती है? विधि का निर्माण करती है या नियम का निर्माण करती है। ठीक। कार्यपालिका क्या करती है? कार्यपालिका जो विधि हमारी, जो नियम बनाती है, जो हमारी विधानपालिका है, जो कानून बनाती है, नीति बनाती है, उसे लागू करने का जो काम करती है वो हमारी कार्यपालिका करती है। और न्यायपालिका क्या करती है? न्यायपालिका भी जरूरी है। तो न्यायपालिका का काम जो होता है वो यह होता है कि वह जितने भी हमारे नियम बना दिए गए, उसे अगर कोई भी व्यक्ति उसे लागू कर दिया गया, उसे कोई अगर पालन उसका सही से नहीं कर रहा है, तो उसकी रक्षा के लिए, उस जो बनाए गए नियम हैं उनकी रक्षा के लिए हमारी न्यायपालिका होती है। ठीक। हम पहले जानेंगे कि हमारी विधायिका या विधानमंडल या व्यवस्थापिका क्या कहलाती है। तो देखिए, किसी राजनीतिक व्यवस्था, कोई भी राजनीतिक व्यवस्था हो, उसके उस संगठन या इकाई को कहा जाता है जिसे कानून व जन नीतियाँ बनाने, बदलने व हटाने का अधिकार हो। विधायिका क्या है, एक लाइन में समझेंगे, वह संगठन है, वह इकाई है जो क्या करेगी, जिसे कानून व जन नीतियाँ बनाना, बदलना व हटाने का अधिकार हो। यानी कि हमारी जो विधायिका है वो क्या कर सकती है, कानून को बना भी सकती है, उसे बदल भी सकती है और उसे हटा भी सकती है। ये सारे अधिकार जो दिए गए हैं वो हमारी व्यवस्थापिका यानी विधायिका को दिया गया है। किसी विधायिका के सदस्यों को विधायक कहा जाता है। कोई भी विधायिका हो, चाहे वो हमारी भारत की हो या कहीं की भी हो, उसे हम विधायक ही कहेंगे। कहाँ की विधायक? व्यवस्थापिका का विधायक, यानी कि विधायिका का विधायक। आमतौर से विधायिकाओं में या तो 1 या फिर 2 सदन होते हैं। ठीक। सदन आपको पता होगा, पार्लियामेंट। आमतौर पे देखा गया है कहीं पे 1 सदन तो कहीं पे 2 सदन है। हमारे भारत में क्या है कि राष्ट्रीय स्तर पर 2 सदन है। एक हमारा है जो हमारा संसद है, संसद में क्या है, 2 सदन है। एक हमारा होता है राज्यसभा, दूसरा हमारा होता है लोकसभा। पहला हमारा क्या है, राज्यसभा, दूसरा हमारा है लोकसभा। ठीक। अब ये जो हमारी संसद है, लोकसभा और राज्यसभा, इसमें क्या है कि विधायिका जो है, विधायिका को क्या कहा जाता है, राज्य की लोकसभा भी कहा जाता है। विधायिका को क्या कहा जाता है, राज्य की लोकसभा भी कहा जा सकता है। ठीक है। आगे हम बात करेंगे विधायिका क्या है। संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। अगर कोई संघ है, संघ मतलब क्या, जो हमारा देश है, संघ की विधायिका को संसद कहा जाता है। यह राष्ट्रपति और 2 सदन, संघ में क्या है, राष्ट्रपति भी हैं और 2 सदन, जो राज्य परिषद यानी कि राज्यसभा और जनता का सदन यानी कि लोकसभा। देखिए, दोनों का 2 नाम बता दिया गया है। कभी कभी ऐसा पूछ लेता है कि राज्य परिषद क्या कहलाता है,
तो राज्य परिषद जो होता है वो राज्यसभा कहलाता है। जनता का सदन, ये क्वेश्चन पूछता है कि जनता का सदन कौन सा है, तो जनता का सदन जो होता है वो लोकसभा कहलाता है। इन दोनों को अगर मिला दिया जाता है, यानी कि जनता का सदन और राज्य परिषद दोनों को मिला देते हैं तो हमारा कहलाता है संसद। ठीक, प्रत्येक जो सदन होती है, हमारा जो संसद है वहाँ पे क्या होती है, सदन जो होती है, उस सदन में क्या होती है कि ये होता है, डिसीजन लेना होता है कि जो पिछली बैठक हुई है, जो भी बैठक हुई है, इसके पिछले बैठक के बाद 6 माह के अंदर बैठना होता है, यानी कि 6 महीने के अंदर जो हमारी संसद है वो एक बार बैठक करेगी 6 महीने के अंदर। कुछ मामलों में ऐसा होता है कि दोनों सदन एक साथ बैठक करती है, संयुक्त बैठक करती है, यानी कि लोकसभा और राज्यसभा जो दोनों हमारी सभाएं हैं, ये दोनों क्या करेंगे, कुछ ऐसे डिसीजन लेने पड़ते हैं, कुछ ऐसे कानून के बदलना या फिर कुछ में बनाना, कुछ हटाना होता है, तो उसमें क्या करते हैं कि दोनों सदन जो हमारे हैं, राज्यसभा और लोकसभा, दोनों क्या करती हैं, संयुक्त बैठक करती हैं। ठीक, इसके बाद हम देखेंगे हमारी राज्यसभा क्या है। देखिए ये क्वेश्चन हमारा पूछता है हर एक एग्जामिनेशन में कि राज्यसभा हमारा क्या होता है, वहाँ पे कितने मेंबर होते हैं और कैसे कैसे हमारे उनका चुनाव होता है। ठीक, तो जो हमारी राज्यसभा है, यह क्या है कि संविधान में यह व्यवस्था किया गया है कि जो राज्यसभा है इसमें 250 सदस्य होंगे। संविधान में यह व्यवस्था है कि राज्यसभा में 250 सदस्य होंगे, उनमें से 12 सदस्य राष्ट्रपति द्वारा नामजद होंगे। अब देखिए 250 सदस्य हो गए, 250 में क्या है कि 12 हमारे राज्यसभा के मेंबर्स हैं वो कहाँ से आएंगे, उनको राष्ट्रपति खुद चयन करेंगे। कहाँ से चयन करेंगे ये भी देखना होता है। अब किसी को तो राष्ट्रपति बना नहीं सकता है कि राज्यसभा का मेंबर बना दे, तो वो कहाँ से लेगा, साहित्य से, विज्ञान से, कला से, और जो सामाजिक सेवा में सोशल वर्कर जो होते हैं वहाँ से, इन सबों में से वो क्या करते हैं कि छांट करके जो कुछ बहुत ज़्यादा अनुभव प्राप्त कर रहते हैं, ज़्यादा कहीं ना कहीं किसी राज्य के प्रतिनिधि होते हैं, तो उसमें से क्या होता है कि उसमें वो चयन करते हैं 12 मेंबर्स को, 12 जो हमारे राज्यसभा के सदस्य हैं वो राष्ट्रपति चयन करते हैं। इसी के साथ साथ क्या है, राज्य और संघ राज्य क्षेत्र से 238 से अधिक प्रतिनिधि होंगे। अब देखिए 238 से अधिक कहाँ से आएंगे, हमारे कहाँ से आ रहे हैं, राज्य से, और जो संघ है उनसे, संघ राज्य मतलब आप सीधे हिंदी नहीं समझ पाएंगे, तो राज्य मतलब यानी कि स्टेट, और संघ राज्य मतलब यूनियन टेरिटरीज, वहाँ से मिला करके हमारे पास 238 प्रतिनिधि होंगे। ये हमारे संविधान में लिखा गया है, संविधान में यह व्यवस्था की गई है। राज्यसभा का क्या होता है, अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है। राज्यों का प्रतिनिधित्व करने के लिए सदस्यों का चुनाव एकल हस्तांतरण मत के द्वारा होता है। ठीक, इसमें क्या होता है, आज के डेट में अगर हम बात करें तो जो हमारी राज्यसभा है वहाँ पे 245 सीटें हैं। कितनी, आज के वर्तमान समय में कितनी है, 245 सीटें। और संविधान में कितनी जिक्र की गई, कितने का व्यवस्था किया गया है, 250 का, यानी कि अधिक से अधिक हमारे कितने हो सकते हैं, संविधान के हिसाब से हमारे राज्यसभा के जो मेंबर हो सकते हैं वो 250 हो सकते हैं। लेकिन वर्तमान में जो हमारी राज्यसभा है उसमें जो मेंबर है वो कितने, 245 मेंबर ही हैं, जिसमें से 233 सदस्य राज्यों और संघ राज्यों का प्रतिनिधित्व करते हैं, यानी कि स्टेट और यूनियन टेरिटरीज का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं 233, और 12 सदस्य क्या है, राष्ट्रपति द्वारा नामजद है। ठीक, फिर हम बात करते हैं दूसरे सदन की, यानी कि लोकसभा की। लोकसभा क्या है, लोकसभा जनता के प्रतिनिधियों की सभा है, यानी कि लोकसभा का जो चुनाव होता है वो कौन चयन करता है, उसका अप्रत्यक्ष चुनाव नहीं होता है, प्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है, उसका लोक चयन करते हैं। जो हमारे भारत की जनता है वो हर एक राज्य से लोकसभा का चुनाव होता है, एक साथ लोकसभा का चुनाव होता है पूरे देश में। और वहाँ पे क्या होता है, अलग अलग टाइम बांट दिया जाता है कि इस आज के डेट में यहाँ पे होगा, यहाँ पे होगा, इस जगह से डेट बांट दिया जाता है। लेकिन होता क्या है, उसका एक साथ ही चुनाव होता है। जैसे कि नहीं, मुख्यमंत्री का चुनाव हमारे उत्तर प्रदेश का है तो अलग है, बिहार का है तो अलग टाइम पे है, लेकिन लोकसभा का जो चुनाव होता है वो क्या होता है, एक समय पर ही होता है। लोकसभा के कितने सदस्य होंगे, तो लोकसभा में टोटल अधिकतम संख्या जो होगी वो 552 होगी सदस्यों की। कितनी होगी, 552, जिसमें 530 जो हमारे होंगे वो राज्यों से आएंगे, 20 हमारे यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य से आएंगे, और 2 सदस्य जो होते हैं वो राष्ट्रपति द्वारा किए जाते हैं। ऐसा हमारे संविधान में बता दिया गया है, ऐसा हमारे संविधान द्वारा क्या किया गया है, प्रस्तावित किया गया है, परिकल्पित किया गया है। ठीक है, सदन की अधिकतम संख्या जो होगी वो, सदन की जो अधिकतम संख्या होगी वो कितनी होगी, 552, 530 राज्य से, 20 यूनियन टेरिटरी यानी कि संघ राज्य से, और 2 राष्ट्रपति द्वारा नामजद किए जाएंगे, जो कि हमारे कहाँ से होंगे,
एंग्लो इंडियन के द्वारा होंगे। एंग्लो इंडियन जो हमारी है उस समुदायों से होंगे, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होता है, अगर राष्ट्रपति के विचार में आया गया कि उस समुदाय का सदन में पर्याप्त व्यतिरिक्त नहीं है, यानी कि वो पर्याप्त उसका जगह नहीं है, तो क्या कर सकता है, लोकसभा में कुल चयनात्मक सदस्यों की संख्या का राज्यों के बीच इस तरह से वितरण किया जा सकता है कि प्रत्येक राज्य की आवंटित सीटों की संख्या और राज्य की जनसंख्या के बीच का अनुपात जहाँ तक व्यवहारिक हो सके राज्यों के लिए बराबर होता है। यह देखा जाता है कि जो लोकसभा की कुल चयन हुई सीटें हैं, लोकसभा की जितनी भी चयन सीटें हैं कहाँ की, राज्यों के बीच में, तो उनका जो विवरण होता है, वितरण होता है, यानी कि जो बांटा जाता है वह क्या किया जाता है, जनसंख्या के, राज्य की जो जनसंख्या है उसके बीच अनुपात लगा करके तब बांटा जाता है। जैसे उत्तर प्रदेश की संख्या क्या है जो है उसके हिसाब से राज्यसभा लोकसभा की सीटें बांट दी गई, बिहार की जो संख्या है उसके हिसाब से बिहार की लोकसभा की सीटें बांट दी गई। यानी कि जिस भी राज्य का जैसा जनसंख्या है उस जनसंख्या का अनुपात के हिसाब से वहाँ की जो लोकसभा की सीटें वो क्या होती है, बराबर बराबर बांट दी जाती हैं। वर्तमान में जो हमारी लोकसभा है उसमें 545 सदस्य हैं, जिसमें 530 सदस्य प्रत्यक्ष रूप से राज्यों से चुने गए हैं और 13 राज्य संघ यानी कि यूनियन टेरिटरी से चुने गए हैं। याद रखिएगा 545 टोटल वर्तमान में लोकसभा में कितने हैं, 545 सदस्य हैं, जिसमें से 530 सदस्य कहाँ से हैं, प्रत्यक्ष रूप से राज्यों के द्वारा चुने गए हैं और 13 जो है हमारे वो यूनियन टेरिटरी से यानी कि संघ राज्य से चुने गए हैं। जबकि 2 जो हैं वो एंग्लो इंडियन है, जो कि क्या करते हैं, एंग्लो इंडियन जो हमारे समुदाय है उसका प्रतिनिधित्व करने के लिए राष्ट्रपति द्वारा किया गया है। ठीक है, राष्ट्रपति ने क्या किया है, 2 लोगों को नामजद किया है एंग्लो इंडियंस, यानी कि जो क्या कर रहे हैं, एंग्लो इंडियन समुदाय का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। और इस साल जो है हमारा वो संविधान का 84वां संशोधनीय अधिनियम का अनुपालन करते हुए 1971 की जनगणना के आधार पर लोकसभा में विभिन्न राज्यों को आवंटित किए गए मजदूर गई सीटों की कुल संख्या जब तक 2026 में पहली जनगणना ना की जाती तब तक अपरिवर्तित रहेगी। संविधान में देखिए एक भी चीज़ और लिखा गया है कि जो हमारा 44वां यानी कि 84वां संसदीय अधिनियम का अनुपालन जो हो रहा है उसको करते हुए 1971 की जो मतगणना हुई थी, जनगणना हुई थी, उसके आधार पर लोकसभा की जो सीट है वो क्या की गई है, आवंटित की गई है। अब ये कब तक रहेगी, 2026 तक। कब तक, 2026 में पहली जो जनगणना की जाएगी तब तक के लिए अपरिवर्तित है, बदली नहीं जा सकती है। लोकसभा का कार्यकाल कब होता है, लोकसभा का कार्यकाल जब तक इसे पहले भंग ना किया जाए, इसकी पहली बैठक से नियुक्ति की तारीख से 5 वर्ष की होती है। देखिए कब तक, जब तक इसे भंग ना किया जाए। कई बार ऐसा होता है कि जो लोकसभा होता है वो हमारा भंग हो जाता है, जब बहुमत नहीं होता है, पूर्ण बहुमत नहीं होता है तो लोकसभा भंग हो जाता है। और जब बहुमत होता है, जिस भी सरकार की बहुमत रहेगी तो लोकसभा भंग नहीं होगा। जब आपातकाल की घोषणा लागू रहती है, कानून बनाकर यह अवधि संसद द्वारा अवधि एक बार में 1 वर्ष अनधिक बढ़ाई जा सकती है। अब मान लीजिए 4-5 वर्ष के लिए लोग हैं और कोई आपात आ गया तो वहाँ पे क्या होगा, जितने भी हमारे संसद के मेंबर हैं वहाँ पे क्या होगा, एक कानून बनाया जाएगा संसद के द्वारा ही और उसे क्या किया जाएगा, 1 वर्ष के लिए बढ़ा दिया जाएगा। ठीक, और यह घोषणा कार्यरत होना बंद हो जाने के बाद किसी भी हालत में यह 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए। और जब उसको एक मास के इर्द गिर्द तक बढ़ा देते हैं उसके बाद भी क्या होता है, वहाँ पे ये रख दिया जाता है कि पहले अधिक से अधिक आपको टाइम जो दिया जाएगा वो क्या दिया जाएगा, 6 माह का दिया जाएगा, यानी कि 6 महीने का दिया जाएगा। 6 महीने के बाद क्या होता है, वो धीरे धीरे उसे हटाने के लिए काम शुरू कर दिया जाता है। ठीक, अब क्या है, अब तक 14 लोकसभाओं का गठन किया जा चुका है। आज तक जो हमें लोकसभा जो गठन हुई है वो 14 बार गठित हो चुकी है। ठीक, यानी कि हमारा जो भारत आज़ाद हुआ लगभग कितना, 70 साल, हमारा 70 साल को हम क्रॉस कर रहे हैं। अब 70 साल क्रॉस करने का मतलब क्या है, हमारा 14वां लोकसभा चल रहा है, यानी कि 2019 का जो चुनाव हुआ था लोकसभा का, वह हमारा 14वां लोकसभा चल रहा था, वो अभी भी चल रहा है। 19 के बाद 24 में हमारा जो आ जाएगा वो 15वां लोकसभा आ जाएगा। ठीक, अब हम बात करते हैं सरकार के अंग के दूसरे महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में, जिसका नाम है कार्यपालिका। कार्यपालिका क्या है, कार्यपालिका सरकार का वह अंग है जिसका कार्य व्यवस्थापिका द्वारा निर्मित कानूनों को कार्यरूप रूप से परिणत करना तथा उसके आधार पर प्रशासन का संचालन करना होता है। कार्यपालिका क्या करती है, जो व्यवस्थापिका द्वारा जो कानून बनाया गया है, जो नीति बनाई गई है, जो विधि बनाई गई है, उसका वो क्या करती है, चलाने का काम, यानी कि उसे परिणत करने का काम या उनके आधार पर प्रशासन का संचालन करने का काम होता है। ठीक है, कार्यपालिका राज्य के प्रधान तथा उसके मंत्रिमंडल दोनों रूप में होती है।
कार्यपालिका क्या है कि जो उसके प्रधान होते हैं उसके हिसाब से भी चलती है मंत्रिमंडल। अब कार्यपालिका में एक चीज़ और ध्यान रखिए, कार्यपालिका में मैं पहले बता दे रहा हूँ कि कार्यपालिका जो हमारा होता है उसमें 3 बहुत महत्वपूर्ण बिंदु हैं। पहले हमारे राष्ट्रपति हो गए, दूसरा हमारा सरकार का प्रमुख जो होता है वो होता है प्रधानमंत्री। देश का मुख्य कौन हो गया? राष्ट्रपति। सरकार का प्रमुख प्रधानमंत्री। और साथ साथ में जो होती है वो होती है हमारी मंत्रिपरिषद। जो मंत्रिपरिषद किसकी होती है? हमारे प्रधानमंत्री की और राष्ट्रपति की, दोनों की मिली जुली होती है। राष्ट्रपति भी अगर कोई डिसीजन लेते हैं तो वह मंत्रिपरिषद के सहसम्मति से लेते हैं, और प्रधानमंत्री तो भाई उसका लेगा ही लेगा क्योंकि वह उसी के द्वारा चयन किया जाता है। और साथ ही साथ में कार्यपालिका में हमारे सिविल सेवा के जो ऑफिसर्स होते हैं वो भी होते हैं, यानी कि हमारी जो प्रशासन व्यवस्था है वह भी कार्यपालिका में, जो हमारे कानून हैं, नियम कानून जो बनाए गए हैं उन्हें चलाने के लिए प्रशासन भी होता है। ठीक। कार्यपालिका राज्य के प्रधान तथा उसके मंत्रिमंडल दोनों रूप में होती है। ठीक है। कार्यपालिका क्या है? संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति को सहायता करने व सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री के साथ मंत्रिपरिषद होती है। देखिए, अभी मैंने पहले बताया वही चीज़ आ गया कि कार्यपालिका में कौन है? राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, और राष्ट्रपति को सहायता देने के लिए, राष्ट्रपति को सहायता करने और सलाह देने के लिए अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री होते हैं। प्रधानमंत्री किस रूप में होते हैं? अध्यक्ष के रूप में होते हैं। किसके? मंत्रिपरिषद के। केंद्र की कार्यपालिका की शक्ति जो होती है वो राष्ट्रपति की प्राप्त होती है। उसकी केंद्र की जो भी कार्यपालिका है उसकी जो अगर शक्ति प्राप्त है तो किसे प्राप्त है? राष्ट्रपति को प्राप्त है, जो उसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर संविधान सम्मत तरीके से इस्तेमाल की जाती है। अब देखिए, ये एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि जो ये राष्ट्रपति के पास जो कार्यपालिका की शक्ति दी गई है इसका क्या मतलब है? केंद्र के पास क्यों दी गई है? जैसे आपको एक छोटा सा एग्जांपल देके बता दूं, अगर कोई आईएएस हमारा है, यानी कि हमारा कोई आईएएस का अधिकारी है और वो क्या कर रहा है कि वो किसी राज्य में नौकरी कर रहा है और उस पर कोई आरोप लगा और उसे मुख्यमंत्री ने सस्पेंड कर दिया। ठीक। तो सस्पेंड मुख्यमंत्री कर दिए, तो मुख्यमंत्री सस्पेंड किए, तो अब ये बात कहाँ पहुँचेगी? राष्ट्रपति के पास पहुँचेगी, क्योंकि कोई भी आईएएस ऑफिसर होता है, आईपीएस ऑफिसर होता है, वह अपना पहला जो भाषण देता है वो कहाँ देता है? राष्ट्रपति के सम्मुख देता है। और जो भी प्रशासनिक अधिकारी होते हैं वो किसके होते हैं? केंद्र के होते हैं। और केंद्र का जो मेन होता है वो कौन होता है? राष्ट्रपति। यानी कि केंद्र की जो कार्यपालिका की जो शक्ति होती है वो किसके पास होती है? अभी मैंने बताया राष्ट्रपति के पास होती है। तो वहाँ पे अगर मान लीजिए कोई मुख्यमंत्री, जैसे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री किसी आईएएस को सस्पेंड करते हैं, अब वहाँ पे जांच होगी, जांच के बाद अगर वो निर्दोष पाए जाते हैं तो उनको उत्तर प्रदेश में ना भेज करके राष्ट्रपति क्या करेगा? किसी अन्य राज्य में भी भेज सकता है, क्योंकि प्रशासनिक जो पावर है वो किसके पास है? केंद्र की जो प्रशासनिक पावर है वो हमारे राष्ट्रपति के पास है। ठीक। अब उसके साथ क्या है? उसके द्वारा केंद्रीय मंत्रिमंडल की सलाह पर संविधान सम्मत तरीके से इस्तेमाल किया जाता है। अब जो राष्ट्रपति वो क्या करता है? कैसे? अपने मन से तो कुछ करेगा नहीं, वह क्या करेगा? जो केंद्रीय मंत्रिमंडल है, संसद के जो हमारे प्रधानमंत्री हैं और बाकी उनके जो मंत्रिमंडल है, उसके सलाह पर जो भी संविधान में जो भी लिखी गई नियम कानून है उनका वो क्या करता है कि सम्मत तरीके से इस्तेमाल करता है। राष्ट्रपति के चुनाव में संसद के दोनों सदनों के सदस्य तथा राज्यों में विधानसभा के सदस्य समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के तहत मतदान करते हैं। कैसे मतदान होता है? तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, यानी कि वहाँ पे क्या होता है कि जितने भी हमारे हैं, चाहे राज्यसभा के हों, लोकसभा के हों और विधानसभा के हों, उन लोगों का क्या होता है? समानुपात के तहत प्रतिनिधित्व वो लोग करते हैं और उस तरह से वो मतदान करते हैं। उपराष्ट्रपति के चुनाव में एकल हस्तांतरित मत द्वारा संसद के दोनों सदनों के सदस्य मतदान के पात्र होते हैं। अब उपराष्ट्रपति कौन होता है? उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होता है वो कैसा होता है? एकल हस्तांतरित होता है, यानी कि जो दोनों सदन है, राज्यसभा और लोकसभा, वहाँ के जो सदस्य हैं वही मतदान केवल दे सकते हैं, बाकी और कोई नहीं दे सकता है। कार्यपालिका के बारे में और पढ़ेंगे। राष्ट्रपति को क्या होता है कि उसके कार्यों में सहायता करने और सलाह देने के लिए प्रधानमंत्री के नेतृत्व में मंत्रिपरिषद होती है, अभी मैंने पहले ही बताया। प्रधानमंत्री की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। प्रधानमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राष्ट्रपति करते हैं। कैसे करते हैं? जो भी हमारी लोकसभा का बहुमत वाला बहुमत दल का नेता होता है उसे ही क्या करते हैं? राष्ट्रपति प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त करते हैं। और वही राष्ट्रपति ही क्या करता है कि प्रधानमंत्री की सलाह पर अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। मंत्रिपरिषद जो हमारी बनेगी वो कैसे बनेगी? राष्ट्रपति ही चयन करेंगे, लेकिन कहाँ से? प्रधानमंत्री की सलाह के बाद। प्रधानमंत्री की सलाह लेंगे और वह जिस
जो भी व्यक्ति, जो भी हमारा सदस्य है, वो जिस भी मंत्री पद के लायक होगा उस मंत्री पद के लिए उसको चयन किया जाता है। मंत्रिपरिषद सामूहिक रूप से लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। संघ के प्रशासन या कार्य और उससे संबंधित विद्वानों और सूचनाओं के प्रस्तावों से संबंधित मंत्रिपरिषद के सभी निर्णय की सूचना राष्ट्रपति को देना प्रधानमंत्री का कर्तव्य है। अब देखिए, संघ के प्रशासन यानी कि जो हमारा देश है उसका प्रशासनिक जो भाव है, प्रशासनिक या कार्य या उससे संबंधित जो भी सूचना है, विधान है, उनका जो प्रस्ताव है, मंत्रिपरिषद के जो निर्णय लिया जा रहा है उसकी सूचना किसको देना है? राष्ट्रपति को देना है। और कौन देगा? वो प्रधानमंत्री का देने का कर्तव्य होता है। मंत्रिपरिषद में कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री यानी कि राज्य मंत्री जो हमारे होते हैं वो स्वतंत्र प्रभार के रूप में होते हैं, और राज्य मंत्री होते हैं। तीन तरह के मंत्री होते हैं, कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री स्वतंत्र प्रभार, और राज्य मंत्री। तीन तरह के मंत्री होते हैं, ठीक है, कार्यपालिका में। ये क्या करते हैं? अपने अपने कार्य को देखते हैं। अब देखिए, एक महत्वपूर्ण बिंदु के बारे में हम चर्चा करेंगे। कार्यपालिका का जो प्रकार होता है वह क्या होता है? तो देखिए, कार्यपालिका हमारी सामूहिक दो तरह की होती है। एक सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, और दूसरा होता है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। ठीक है, दो तरह की है। अच्छा, एक चीज़ और ध्यान रखिए यहाँ पर, ये तो हमारी यूपीएससी लेवल और बाकी लेवल के लिए है। यही चीज़ अगर हम लोग उत्तर प्रदेश या कोई भी एनसीईआरटी के क्लास 11th के चैप्टर 4 में पढ़े कार्यपालिका, तो उसमें ये बताया गया है कि हमारी जो कार्यपालिका है वो दो तरह की है। एक है राजनीतिक, दूसरी है अस्थायी। राजनीतिक क्या होता है? यानी कि जो हमारी ये राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री और जो भी लोग हैं जो चुनाव के द्वारा आते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? जो मतदान के द्वारा आते हैं, इलेक्शन के थ्रू आते हैं, वो हमारे क्या कहलाते हैं? राजनीतिक कार्यपालिका। और जो सिलेक्शन के द्वारा यानी कि किसी आयोग के द्वारा आईएएस और आईपीएस बनते हैं वो हमारे क्या कहलाते हैं? अस्थायी कार्यपालिका। ठीक है, अब यहाँ पे जो हम बात कर रहे हैं कार्यपालिका के प्रकार की, तो दो तरह की है। एक सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली, और दूसरी है एक व्यक्ति के नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली। अब एक व्यक्ति और सामूहिक दोनों में देखिए, हम जो सामूहिक नेतृत्व के सिद्धांत पर आधारित प्रणाली है उसमें दो होता है, एक संसदीय होता है और दूसरा अर्ध अध्यक्षात्मक होता है। संसदीय क्या होता है? सरकार के प्रमुख को आमतौर पर प्रधानमंत्री कहते हैं, और वह विधायिका में क्या होता है? बहुमत वाले दल का नेता होता है, और विधायिका के प्रति क्या होता है? वो पूरी तरह से जवाबदेह होता है। दूसरा जो हमारा है वो अर्ध अध्यक्षात्मक है, जहाँ पे क्या होता है? राष्ट्रपति देश का प्रमुख होता है और प्रधानमंत्री क्या होता है? सरकार का प्रमुख होता है, और प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद विधायिका के प्रति जवाबदेह होता है। किसका? प्रधानमंत्री और उसका मंत्रिपरिषद दोनों क्या होते हैं? विधायिका के प्रति जवाबदेह होते हैं। और तीसरा जो पॉइंट है वो हमारा अध्यक्षात्मक है। अध्यक्षात्मक कहाँ का है? इसका मतलब है एक व्यक्ति के नेतृत्व में। एक व्यक्ति का नेतृत्व क्या होता है? राष्ट्रपति देश का वहाँ पे प्रमुख होता है, और वही क्या होता है? सरकार का भी प्रमुख होता है। राष्ट्रपति का चुनाव आमतौर पर प्रत्यक्ष मतदान से होता है, जैसे हमारे यहाँ क्या है? राष्ट्रपति का चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है। लेकिन जहाँ पे अध्यक्षात्मक प्रणाली है वहाँ पर क्या होता है? प्रत्यक्ष रूप से मतदान होता है। जैसे हमारे यहाँ लोकसभा के संसद का होता है, वैसे ही वहाँ पे कई सारे ऐसे राज्य हैं, कई सारे ऐसे देश हैं जहाँ पे क्या होता है? राष्ट्रपति का चुनाव डायरेक्ट मेथड होता है, यानी कि प्रत्यक्ष मतदान से होता है। और वह क्या होता है? विधायिका के प्रति जवाबदेह में को उसका विधायक के प्रति कोई भी उसका जवाबदेह नहीं होता है। ठीक है, तो ये हमारी पड़ी कार्यपालिका, व्यवस्थापिका और कार्यपालिका। इसके अगले वीडियो में हम बताएंगे कार्यपालिका से संबंधित कुछ उनके कार्य, कार्यपालिका से संबंधित कुछ और महत्वपूर्ण बिंदु, और साथ ही हम चर्चा करेंगे न्यायपालिका के बारे में। थैंक यू, हैव ए नाइस डे।